अच्छा अभी बात हो, जो खान साहब हैं, सारे तीनों खान हैं, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, क्या इनकी उम्र लंबी है? नहीं, मैंने 2 लोगों के बारे में बोला था। अटल जी का शपथ ग्रहण समारोह होता है एक बार, 3 बार उन्हें, तो एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीनों के लिए, एक बार पूरा। तो एक बार शपथ ग्रहण रोक दिया गया था, कारण कि राव सर बाहर थे। 35 साल के ऊपर की महिला या पुरुष बड़े इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि घर में सेटिस्फाई नहीं थे तो बाहर चले गए। तो आपने कोई ऐसा केस देखा हो तो बताएं सर। एक में मैं देखा तो वो तो ट्रायंगुलर चल रहा था, पति कहीं और, पत्नी कहीं और फिर पत्नी पति के भाई के साथ भी। देखिए, मैरिज में सिंपली जब तक बृहस्पति और शनि का 7वें और लगन से, गोचर के बृहस्पति शनि का 7वें और लगन से संबंध नहीं बनेगा, तब तक तो शादी होगी नहीं। क्या है सुशील कुमार जी, अंदर से कौन है सुशील कुमार जी? किसकी भक्ति करते हैं? कौन आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं? इतनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं आप। तंत्र एक ऐसी चीज है, इसके लिए किसी एक देवता को मैं नहीं कहूँगा, सब नहीं हैंडल कर सकते। हनुमान जी की या तो साधना करें या देवियों की। मतलब आप समझिए 2 सितंबर से मंगल की दशा में भारत आएगा। ठीक है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये सब शांति का पीरियड था। ट्रम्प के विषय में कुछ ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता और जो हो जाएंगी, उसके साथ कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया डेड इकोनॉमी मतलब नहीं है, सवाल ही नहीं होता। हमारे अंदर कमियां हैं, इसीलिए लोग ऐसा बोल ले रहे हैं। जहाँ तक ट्रम्प की बात है, ट्रम्प की कुंडली वैसे ही है, जो मतलब क्या वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता। वो आदमी इंडिया को अभी कम से कम 3 महीने तो बहुत परेशान करने वाला है। नमस्ते, आज है हमारे साथ सुशील कुमार सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बड़ी बोल्ड प्रेडिक्शन करी और आज हम उनसे जानेंगे बहुत सारी चीजें और आने वाले टाइम के बारे में कि कैसा होने वाला है आने वाला टाइम, ये भी जानेंगे। और ये मंगल वाला साल और कितना मंगल लाएगा, ये कितना अमंगल लाएगा, वो भी जानेंगे सर से। 6 साल की उम्र से एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीजों में निपुण है। सो जानेंगे। नमस्ते सुशील कुमार जी, कैसे हैं? नमस्ते अंकित जी, बहुत बढ़िया। सो पहले तो आप बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करते हैं, हाथ में आपके 2 वॉचेस हैं। हाँ, तो 2 वॉचेस हाथ के अंदर मतलब जैसे अंगूठियां हैं, हाँ, तो लोग तो 10-10 पहनते हैं, तो उसी की तरह ये मेरे काम करती है। आपने भी कोई अंगूठी नहीं पहनी है? मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी है। हाँ, तो हम लोग एक मामले में तो बड़ा बढ़िया है, सिमिलर हो गए पूरा। वैसे भी सिमिलर हैं। तो घड़ियां बहुत काम करती हैं, करते हैं काम खूब काम करती हैं। आप समझिए, ये जो घड़ी, ये मेरी पहली है। मैं इसे गुड़गांव सिर्फ घड़ी लेने आया और वो स्टॉक अवेलेबल नहीं था। सुबह होटल में रुका और सुबह लेके फिर मैं भागा और दिस स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 1 मंथ। उसके बाद ये तो 7 दिन में फ़ायदा करने लगी थी मुझे, दूसरी वाली। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां पहनी है, जो कि हम भी रिस्ट वॉच करते हैं तो हम बड़ा समझते हैं कि बड़ी घड़ी की बड़ी वैल्यू है। और आप संजय दत्त से थोड़े दिन पहले मिले थे, तो जब आप संजय दत्त से मिले तो संजय दत्त जी भी बड़ी बड़ी वॉच पहनते हैं। सही है ये बात? बहुत बड़ी बड़ी वॉच पहनते हैं संजय दत्त जी भी। देखिए, उस समय चूंकि वो तो अंदर की जो आप बातें थी, लेकिन घड़ी वाली बातें मैं आपको बताऊं, वो एक सफेद घड़ी पहने थे उस समय। और सफेद घड़ी में उनको क्या मालूम, मतलब सीधी सी बात है, वो इस मामले में जो ऐसा तो कहेंगे नहीं मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ घड़ी का। उन्होंने कहा कि मुझे क्या मालूम, मैं तो पहन लिया। तो उन्होंने उसका रेट वेट भी बताया। तो हमने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, उसको आप लीजिएगा। तो उनकी घड़ी सफ़ेद थी और नंबर ऐसे ही रैंडम 4, 5, 6 ऐसे करके था। तो बता रहे थे कि बड़ी मशहूर कंपनी है कोई, तो लोग लेते हैं फैशन, उन्होंने भी लिया। तो मतलब वो जैसा सबका होता है सेलिब्रिटीज़ का, वैसा उनका भी था कि वो यूज़ की नहीं थी। लोग इंडस्ट्री में या फिर जो ज़्यादा पैसे हैं जिनके, वो महंगी घड़ी लेते हैं। तो महंगी घड़ी का यूज़ तो आप जान ही रहे हैं। उनकी बाकी चीज़ें काम कर रहे हैं, उनके भविष्य में जो लिखा वो काम कर रहा है, ना कि घड़ी तो पता चले नुकसान कर रही हो। आप खुद ही बताइए, अगर उसमें नंबर नहीं है, ब्लैंक है, तो ये तो अच्छी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बट देखा जाए तो संजय दत्त जी की कोई मूवी भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, अब आने वाली है। संजय दत्त की एक साथ कई फिल्में आने वाली हैं। काफी टाइम से पिछले इनएक्टिव है संजय दत्त जी। हाँ, समय होता है, पर अभी जो आएंगी फिल्में वो तो ठीक है, लेकिन मतलब अभी भी अच्छा समय चलेगा फिल्म रिलीज होने के बाद। लेकिन 1 साल बाद वो जबरदस्त फिर से कमबैक करेंगे। कमबैक क्या मतलब, जबरदस्त आएंगे। ठीक है, चलो, तो फिल्म की बात उठी है तो फिल्म इंडस्ट्री से बात कर लेते हैं।
सो पहले तो कि ये जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है ये कहाँ जा रही है, क्या ये ऐसे ही साउथ इंडिया मूवी डोमिनेट करती रहेगी सर, या ये वाली इंडस्ट्री भी ऊपर जाएगी, और कौन से बड़े बड़े तलाक अभी हम देखने वाले हैं, ये दो बातें हम आपसे करना चाहेंगे, अगर आप जो भी आप कंफर्टेबली बताना चाहें। देखिए, तलाक तो जो बातें जैसे मैंने जिन लोगों की थी, अभिषेक ऐश्वर्या की, अभिषेक ऐश्वर्या, तो लोग उसको टाइमिंग देखें तो उस वक्त उनकी तलाक की बातें बाहर नहीं आई थी, अब तो सभी जानते हैं। दूसरा, विक्की कौशल की किसी ने नहीं बोला, मैं बोला हूँ उस चीज़ को। और एक बहुत बढ़िया बात है कि आमिर खान साहब अगर शादी करते हैं, ये थोड़ा बड़ी प्रेडिक्शन हो जाएगी फिर से। कर दीजिए सर, कर दीजिए, आज डरिए मत। अगर वो फिर शादी करते हैं और भगवान उनको उम्र देते हैं तो फिर तलाक होगा। तो आप कह रहे हो एक और बार तलाक होगा आमिर खान जी का? अगर वो शादी किए तो तलाक होगा, और उनकी उम्र रही, मतलब ऐसा नहीं 2-3 साल मिले उनको बढ़िया सा, तो एक और तलाक होगा। तो पहले ही इतने तलाक हो चुके हैं। तो मेरी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अभी परफेक्शनिज्म चाह रहे हैं उसमें, परफेक्शनिस्ट है ना, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, तो उनकी कुंडली ही कुछ ऐसी है। देखिए, मल्टीपल मैरिजेस का योग होता है, ऐसा ही मतलब और लोगों में था। तो जैसे संजय दत्त साहब के हम लोगों के पास राव सर की एक बुक से मैंने कुंडली लिया था, उनको मैंने बताया था। संजय दत्त जी को एक चीज़ जब मैंने और बताई, हमने कहा आपको कैंसर नहीं हुआ था, तो वो उन्होंने हंसने लगे, उन्होंने कहा कि हाँ नहीं हुआ था। और एक ज्योतिषी ने, उन्होंने नाम नहीं बताया, कोई होंगे मतलब साउथ के या कहाँ के, कि उन्होंने भी ये बात मुझे बताई। तो हमने कहा इलाज किस चीज़ का हुआ? फिर कह नहीं हुआ होगा, बस ठीक हो गया। तो उन्होंने पूछा आपने देखा क्या था? तो मैंने कहा ये देखा था आपकी उम्र अच्छी है, बस मैंने इसके बाद बंद कर दिया। क्या मतलब है? मेरे किसी एंगल से कैंसर नहीं, कैंसर को तुरंत बताया जा सकता है। अच्छा, अभी बात हो, जो खान साहब हैं, सारे तीनों खान हैं, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, क्या इनकी उम्र लंबी है? आपने कहीं कहा शायद कि इनकी उम्र भी इतनी लंबी नहीं है किसी खान की। नहीं, मैंने 2 लोगों के बारे में बोला था, वो उसे रिपीट नहीं करूँगा, है ना। और उसमें एक की बीमारी ही कारण बनेगी, बहुत सारा मतलब ट्रबल आएगी। और जब मैं बीमारी कहा तो उन्होंने कहा फिट है अभी, लेकिन सलमान खान ने तो अभी सब रिवील किया अपनी बीमारियों के बारे में, लेकिन वो तो कॉमन है, एक बड़ी बीमारी होगी उनको जो शायद उनको ना मालूम हो या ना रिवील कर। अपनी बीमारी कौन रिवील करता बताइए? जब एक पॉलिटिशियन नहीं करता, क्योंकि उसको लोग कहेंगे अब आप आराम करिए, तो एक एक्टर को कहेंगे इनको ये बीमारी है तो ये अभी एक्टिंग कौन लेगा इसको? हाँ। या तो उस लेवल के नसीरुद्दीन शाह टाइप के हों कि कुछ भी बीमारी हो उनकी एक्टिंग पे ही फिल्म चल जाए, मतलब लोग उनको प्रेज करें। एंड नॉर्थ इंडियन जो मूवी इंडस्ट्री है वो डाउन जाएगी, ऊपर जाएगी, कैसे कहते हैं आप? देखिए, खतरा पूरे थिएटर पे है, मतलब पर्दे पे है, जो 70 mm जो बोलते हैं। मतलब आप ये समझिए कि ये जो एक इंडस्ट्री है जिसमें लोग सिनेमा थिएटर्स खोलते हैं, आजकल बड़ा बड़ा नाम हो गया, PVR है, क्या क्या है, आईनॉक्स क्या बोलते हैं, तो इन सब पे खतरा है, क्योंकि OTT इन सबको कुछ सालों में खा जाएगा। आप खुद ही सोच के बताइए, मतलब आप भी तो, हम लोग तो व्यस्त आदमी हैं, जो भी लोग व्यस्त होते हैं सभी व्यस्त हैं, लेकिन अगर उनको कभी पिक्चर देखने का मूड हुआ तो रात सोते समय ही अपना OTT ऑन कर लेते हैं, तभी देखते हैं। थिएटर में आप जाएंगे लोग आपको पहचानेंगे भी, लोग आपसे वहीं कुंडली देखने। एक बार इसलिए मैं फॉरेन में था, तो मैं लेटा हुआ था समुद्र किनारे, हवा ले रहा था, वो कह कि मेरे कान में आते, गुरुजी इतने दिन तक नहीं देखे, आज तो देख लीजिए। मैंने कहा बख्श दो भैया, यहाँ पर ये कौन सी बात हुई, जीने दो। तो यही है कि मुझे नहीं लगता कि बड़ा लंबा फ्यूचर है इसका। चीज़ें बहुत ड्रेस्टिकली बदल रही हैं और बदलेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर ये बताओ कि जैसे आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत बढ़ता जा रहा है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कुंडली से अगर आप कुछ बता पाए देखना, या ऐसा कोई केस बता पाए जहां पे आपने बड़ा ही वियर्ड सिनारियो देखा हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, जो आप बताना चाहें कि ये तो मैं मान ही नहीं सकता था बट ये भी हो गया, कि ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपने देखा? और आजकल बढ़ बहुत रहा है, 35 साल के ऊपर की महिला या पुरुष बड़े इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि घर में सेटिस्फाई नहीं थे तो बाहर चले गए। तो आपने कोई ऐसा केस देखा हो तो बताएं सर। जी, देखिए, इसका सोशोलॉजिकल रीज़न तो मैं जानता हूँ, मैंने सोशोलॉजी से UPSC दिया, मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए, लेकिन
मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीजन ये बताऊंगा कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैरिज और डिवोर्स की ही रोटी मैं खाता हूँ। मैरिज एंड डिवोर्स की रोटी खाते हो? हाँ, मतलब मेरे पास जितने सवाल आते हैं पता नहीं, या तो ये कैसे हल्ला मतलब फैल गया, मतलब मार्केट में बात फैल गई कि सुशील कुमार सिंह जी जो है वो मैरिज और एस्ट्रोलॉजी के। लेकिन आप हैं भी तो सही। हाँ बताते हैं, सही बात है। तो उम्र के लिए भी बदनाम हूँ मैं तो मतलब दूर रहता हूँ उससे। जिनकी लंबी उम्र है जरूर बताता हूँ। तो हाँ, तो आप समझिए 80% क्वेश्चन, 80% या उससे भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मैरिज डिवोर्स कंपेटेबिलिटी, चीटिंग, इसी से आता है। तो बताइए सर, कोई ऐसा केस आप हैरान हो गए हो कि सर ऐसा कैसे हो गया कि ये बंदे का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकला और वो भी इससे निकला? कोई ऐसा सिनारियो जो आपको ध्यान आ रहा हो? कोई XYZ नाम लेके आप बता सकते हैं? नहीं, मतलब नाम क्या लेना, वैसे तो जनरल कॉमन मैन में तो बहुत सारा है। अब तो हमारी गुप्त नाड़ी में तो ऐसे देखिए उसमें। और एक चीज और देखना, उसमें क्या देखना होता है, राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, कौन किसके घर में है, और उसके बाद बाकी नाड़ी के जो सिद्धांत होते हैं वो सब, और 1 डिग्री पे। इतनी चीजों को देखने के बाद मतलब 2 बार हमको, एक बार ये देखना है सिर्फ कुंडली, और वो तो मतलब नाड़ी तो आप जानते होंगे कितनी कुछ मामलों में बड़ी गंदी है कि शादी के पहले मिसकैरेज, डिवोर्स, ये सब वो अबॉर्शन वगैरह बताती है। तो ये नहीं बताना चाहिए, कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि 100 में से मतलब 94 लोग पवित्र नहीं है, तो ये कोई पवित्रता ये इससे दूर रहना है। एक बहुत बड़े संत महाराज ने ये बोला अभी जो आप कई 2 लोग बोले, उन्होंने बोला कि मुंह मार के, ये कितना घटिया शब्द है, मतलब शोभा नहीं देता। तो मैंने जो देखा तो उसमें एक में मैं देखा तो उसमें मतलब अरे मेरे पास क्या बताएं, वो तो ट्रायंगुलर चल रहा था, पति कहीं और पत्नी कहीं और फिर पत्नी पति के भाई के साथ भी, ठीक है, और इसके बाद उसी में फिर गे रिलेशनशिप भी चल रहा है। मतलब हम लोग बहुत तेजी से बहुत आगे जा रहे हैं, इस तरह का है। और रोज महानगरों में ये हो रहा है या छोटे शहरों में जैसे लखनऊ, अयोध्या, यहाँ पे भी सब हो रहा है? सब जगह हो रहा है। महानगरों का एक डेटा मैं बताऊं, अभी एक डेटा आया, क्योंकि मेरे डेटा पढ़ने की आदत है। अच्छा, आपको सोशल मीडिया पर वही मिलेगा जो आपकी रुचि हो। कुछ लोग कहते हैं मुझे गंदी चीजें दिखाई देती हैं, हम क्या गंदा सोचते हैं इसलिए दिखाई देती है। तो उसमें एक डेटा आया कि 20 महानगरों में आज की डेट में सबसे कम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप मुंबई में। मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और दंग भी हुआ मैं। और साउथ का कोई छोटा सा शहर है, लोग गूगल करेंगे पता चल जाएगा, तो वहां पे सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है। रील बनाना हुआ, लोग तो मतलब जैसे नकल करना हुआ। तो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, देखिए मैं दीपांकर गुप्ता, सॉरी उनका नाम मुझे नहीं याद है इसलिए मैं ज्ञानी लोगों का बड़ा इज्जत करता हूँ, शायद चेन्नई में प्रोफेसर थे डॉक्टर दीपांकर गुप्ता, और डॉक्टर योगेंद्र सिंह हैं कि नहीं अब नहीं मालूम। इन्होंने, और उसके पहले प्रोफेसर श्रीनिवास, इन तीन लोगों ने सोशल चेंज पर बड़ा काम किया। तो डॉक्टर दीपांकर गुप्ता की एक थ्योरी है कि हमारी जो मॉडर्निटी है वो मिस्टेकन मॉडर्निटी है। हम मॉडर्न तो हैं लेकिन हम टी-शर्ट पर देवता का फोटो लगाए रहेंगे या किसी रिलीजन का वो लगाए रहेंगे। मतलब जो मॉडर्निज्म चाहिए हमें, कि मॉडर्निज्म मतलब क्या, रेशनल होना, शांत होना, और मतलब हर चीज़ को टॉलरेट करने की क्षमता। तो टॉलरेशन तो है नहीं हमें, हम तो इनटॉलरेंट ज़्यादातर लोग हो गए। उसके बाद जैसे अमर सेन ने कभी कहा था कि जो इंडियन है वो मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इस तरह करके एक बुक भी थी उनकी, मुझे नहीं याद आ रहा इसको। हाँ, तो ये बात हो गई। तो जो ये गंदगी या जो कुछ भी कहिए आप, ये सर्किल से सेंटर की तरफ जा रहे हैं, रिमोट एरियाज में जा रही है, मतलब फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। ठीक है, चलो सर, ये सोशियोलॉजी वाइज क्या रीजन है? आप बोल रहे थे ना सोशियोलॉजी वाइज तो रीजन क्लियर है, क्या रीजन है एक्स्ट्रा मैरिटल? सोशियोलॉजी वाइज रीजन ये है कि
जब मॉडर्निज्म आता है तो शहरीकरण बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। और ग्रामीण का जब उदय होता है उसे ग्रामीणीकरण बोलते हैं, मतलब रूरलाइजेशन। तो अब एक शब्द आया था आज के 20 साल पहले, तब से तो पढ़े नहीं, तो रर्बनाइजेशन हो गया, रूरल अर्बनाइजेशन। तो अब क्या हुआ कि पति पत्नी दोनों कुछ न कुछ कमा रहे हैं और मैं किसी से कम नहीं वाली बात आ गई। लोगों को स्पेस ज़्यादा मिल गया, लोग जैसे सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने मैसेज कर दिया, कॉल मी, मीट मी हियर एंड देयर एंड एक्सेट्रा, बात हो गई। पहले के दिनों में क्या था कि अगर आप चिट्ठी भी भेजें तो इतनी देर में पहुंचती थी, और कहाँ मिलना है, कोई स्पेस ही नहीं था, झाड़ियाँ थी, सब कुछ था। तो यही कारण है इसका। ठीक है सर, तो अब हम बात करते हैं सर, एक बात बताओ, जैसे बीजेपी का बड़ा राज चल रहा है ना, बहुत राज चल रहा है, बहुत कुछ किया बीजेपी ने, है ना। क्या आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ डाउनफॉल होने वाला है? मोदी जी रहने वाले हैं या जाने वाले हैं? एंड कौन आएगा, किसका राइज होगा? एंड क्या बीजेपी का ही अंत होगा या फिर बीजेपी चलती रहेगी बट बंदा चेंज होता रहेगा? कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, बीजेपी की अभी की जो कुंडली है वो ये साल, मतलब अगले मार्च तक बहुत खराब स्थिति में है। दूसरा, मोदी जी की कुंडली अच्छी नहीं चल रही है, बहुत खराब चल रही है। तो मैं आज से नहीं, 2020 से बताता रहा हूँ, अगर आपने देखा हो। तो यहाँ पे बीजेपी खत्म नहीं होने वाली है, मैं ये बता दूँ। अपोजिशन में राहुल गांधी जी बहुत आगे बढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी पीएम नहीं बनने वाले हैं। अजीब घटनाएं हो रही हैं। नेता मतलब मोदी जी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे। और आज जब हम लोग बैठे हैं, इस समय से लेके आने वाले 3 महीने बहुत सेंसिटिव है बीजेपी और आरएसएस के लिए। मतलब सब कुछ ऐसे बदल जाएगा, पलट जाएगा सब कुछ। कब बोल रहे हो मोदी जी नहीं रहने वाले? मोदी जी मतलब ये कार्यकाल जो 29 तक है, ये नहीं पूरा करेंगे किसी कीमत, नहीं करने वाले। ठीक है, इतनी बड़ी बात। तो अमित शाह जी आएंगे फिर? नहीं, अमित शाह जी भी नहीं आएंगे। ठीक है। एंड योगी जी का जो राइज हुआ है, जिसकी वजह से यूपी आज जो है वो कुछ हद तक सेफ भी है, तो योगी जी रहने वाले हैं आपको लगता है लंबा? हाँ, योगी जी रहेंगे। योगी जी रहेंगे और पीएम बन सकते हैं योगी जी? अभी नहीं बन सकते, बाद में अभी नहीं बन सकते। अभी कोई नया खिलाड़ी आएगा या एग्जिस्टिंग जो लोग हैं, बाकी लोग उनमें से कोई, वो अभी पीएम नहीं बनेंगे। अभी पीएम नहीं बनने वाले। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर। तो सर अगर हम कुंडली की कुछ टिप्स की बात करें, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं वो कुंडली कैसे पढ़ें? कुछ थोड़ा सा उनके बारे में कि कैसे कुंडली देख सकते हैं, या फिर मैरिज के विषय में कुंडली को कैसे देख सकते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? कुछ भी 5-10 मिनट की टिप आप देना चाहो कि इस हिसाब से कुंडली को पढ़ा जा सकता है। देखिए, देना चाहें तो। एक तो पराशरी मैं बताना चाहूंगा। गुप्त नाड़ी में तो चूंकि एक ही लाइन में सब जान जाएंगे, है ना। अच्छा, गुप्त नाड़ी जो आप करते हो इतनी सीक्रेट है? हाँ, तुरंत जान जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, और जैसे मैं आपको अभी 3 लाइनों में बता दूंगा, पूरा फॉर्मूला वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, सब जान जाएंगे। लेकिन आप ये अपने साथ ही लेके जाना चाहते हैं फॉर्मूला? नहीं, मैं मतलब इस पे मैं कोर्स भी किया हूँ, कोर्स भी चला रहा हूँ। और दूसरा, साथ लेके जाने वाली बात नहीं, बहुत लोगों को मैं दे के जाऊंगा। ये साथ लेके जाना, इसी में हम बर्बाद हो गए। इसी में बहुत बड़ा बड़ा नाम था, बट साथ लेके चले गए, रूल्स हमने देखा ऐसा। हाँ, नहीं दिया उन्होंने नहीं तो अब वैमानिकी एरो, मतलब जो भी एरोप्लेन वाला, जो भी एवियोनिक्स वाला है, सब कुछ तो हमारा था। लेकिन आप कैसे दावा करेंगे ये बताइए? पूरा का पूरा जो वेस्ट में है सब हमारा था, हम दावे के साथ कह सकते हैं। इस और उसमें ज्यादातर सांख्य और पतंजलि के दर्शन से उठाया लोगों ने। ठीक है, आप बता रहे थे कुछ मैरिज का, कैसे मैं देख सकता हूँ कुंडली? देखिए, मैरिज में सिंपली जब तक बृहस्पति और शनि का 7वें और लगन से, गोचर के बृहस्पति शनि का 7वें और लगन से संबंध नहीं बनेगा, तब तक तो शादी होगी नहीं। तो उसमें दशा वशा तब तक अप्लाई ही ना करें। बृहस्पति और शनि के गोचर का, इन दोनों से यही चीज बच्चे में भी लागू होगा, चाइल्ड बर्थ में भी। इनकी दृष्टियां कौन सी देखनी है? शनि की 3, 7, 10 और 5, 7, 9 पराशरी 5, 7, 9 जुपिटर की, और शनि की 3, 7, 10 शनि की 3, 7, 10 हो गई। और अगर शादी ना होने के योग, तो वही है कि ये पीढ़ी तो सप्तम पीढ़ी तो सप्तमेश पीढ़ी तो, और
इसके बाद शुक्र पीड़ित हो, शुक्र पाप कर्तरी में हो, बृहस्पति पीड़ित हो, सेवेंथ लॉर्ड अगर मंगल शनि से इन सब से पीड़ित हो गया, राहु से पीड़ित हो गया, तो ये सब शादी की दिक्कतें हैं। एक चीज़ मैं गुप्त नाड़ी का बताऊंगा सबके लिए कि तलाक केतु करवाता है, सॉफ्टवेयर भी केतु है। इसीलिए आईटी इंडस्ट्री में जब 2 आईटी वाले शादी करते हैं तो वो शादियां नहीं जल पाती। 80% मतलब जो भी पहले तो बेंगलोर हब था, अब मेरे नज़र में हैदराबाद है, जो क्वेरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ हैदराबाद में है, तो वो फिर वही चल रहा है। एक आदमी, दोनों लोग अलग अलग अपने कमरे में रह रहे हैं, साल भर बात ही नहीं है, कंसीविंग के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। 40 साल उम्र हो गई, इतना मतलब ज़बरदस्त ईगो है कि एक दूसरे से बोलेंगे ही नहीं, ये है। तो कि तुम्हें इतना पावर है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये करंट जो ट्रांजिट है ये नहीं देखा जाता, उसके लिए प्रोग्रेशन देखा जाता है। अच्छा, प्रोग्रेशन देखा जाता है, तो वर्चुअली खिलाया जाता है। हाँ बच्चे, ये गुप्त नाड़ी वाला बोल रहे हो? हाँ ठीक है। अच्छा सर, ये बताओ कि ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या ये सोसाइटी को चेंज करके रख देगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्योतिष के जगत में कुछ चेंज करेगा? आपको क्या लगता है कि एआई क्या धमाका मचाएगा? क्या अगले 2-3 साल में एस्ट्रोलॉजर्स खत्म हो जाएंगे, कि न्यूमरोलॉजिस्ट खत्म हो जाएंगे, या उनकी पकड़ और बनेगी एआई को यूज करके? बताएं सर, क्योंकि लोग कहते हैं सर मैं तो चैट जीपीटी से निकाल लूंगा प्रेडिक्शन, चाहे वो गलती हो। तो इसको कहते हैं ना, हेलुसिनेशन बहुत कर रहा है चैट जीपीटी या एआई। तो एआई के अगले 3 साल में क्या प्रेडिक्शन है सर, बताएं। देखिए, ज्योतिष की किसी भी विधा में, न्यूमरोलॉजी हो कुछ हो, एआई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो पहले भी था, लोग बहुत सॉफ्टवेयर बनाए और सॉफ्टवेयर की प्रेडिक्शंस निकालते रहे, कुछ हुआ तो एआई यहाँ पे इसको नहीं गड़बड़ कर पाएगा। आईटी इंडस्ट्री को नो डाउट बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। तो उसके लिए भी तरीके हैं कि अभी से लोग अपना भविष्य चुन लें। कैसे चुने? जैसे मुझे लगता है कि जो जिस चीज़ पे काम ही नहीं हुआ एआई तो उसको पकड़ नहीं पाएगा। एआई तो हमने आपने जो इंटरनेट पे परोसा है वही उठा के रख देता है, गलत कर। तो कि ज्योतिष में जैसे हमारा है गुप्त नाड़ी, कोई इंटरनेट पे ले जाके पूरा डाल दे, एआई पकड़ लेगा। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? नहीं करते। हमारी विद्या का 13-14 लोग जानकार हैं जिनसे जहाँ से हमने सीखी थी, तो वो कोई तो अभी तक वो फेसबुक के अलावा कहीं आ ही नहीं पाए। तो आते आते बहुत समय लग जाएगा। और इस तरह से अगर एआई होता तब तो वो सब कुछ बता देगा, रामायण महाभारत में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कहाँ थे। जो हमने गूगल का एडवांस वर्जन है एआई, लेकिन हाँ एआई नौकरियां खा जाएगा, बिजनेस को कुछ नहीं कर पाएगा, बिजनेस को कुछ नहीं कर पाएगा, किसी बिजनेस को कुछ नहीं कर पाएगा वो। बिजनेस वाले लोगों के यहाँ जो जॉब करते हैं उनकी जॉब तो चली जाएगी ना। जॉब में खासकर डेटा रिलेटेड जॉब जो है, डेटा साइंटिस्ट हो गया या इनसे जो या कोडिंग वाले, ये सब अभी से रास्ता खोज बिना मतलब वो कर रहे हैं, वो सब एआई कर देगा, इवन कर रहा है। ठीक है सर, एक बात बताओ, जो एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ, क्या ये इंसिडेंट आपको पता था होने वाला है? आपको आइडिया था? और अगर था आइडिया तो आगे बताइए सर, कौन सा इवेंट ऐसा होने वाला है जो आप बोलना चाहें सर ये इवेंट तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ होगा ही होगा? देखिए, एयर इंडिया का इंसिडेंट अगर मैं बताऊं आपसे कि मुझे पता था तो लोग पूछेंगे ना कहाँ पे लिखा था आपने, क्वेश्चन करेंगे। तो और इतना मुझे मालूम था कि जल में चीज़ें होंगी, है ना। और एक ज्योतिषी दिन भर अपने कमाने के लिए लगा रहता, साफ बात बताएं, उसको अपना परिवार चलाना होता है। रिसर्च के लिए सरकार एक पैसा नहीं दे रही। राव सर ने कितना जो भी रिसर्च हुआ था वो उन्होंने किया, और उसमें भी गूढ़ चीज़ें किसी के पास तो है नहीं। जो भी रिसर्च आज भी जो अब पराशरी का जो भी अपडेटेड वर्जन है उन्हीं की वजह से। तो जब रिसर्च नहीं होगा तो कोई बता दिया, किसी को लग गया, वो बता दिया, ऐसा मैंने कहा था। हाँ, आने वाले समय में जैसे मैंने भूकंप और सुनामी में भविष्यवाणी करी थी बाकायदा 2025 के लिए, वो सही भी है। आने वाले समय में वो भूकंप भी आएगा और ये सुनामी, इन दोनों का। और रही बात तो ये जो एयर इंडिया, उस समय कई प्लैनेट्स वो एरोप्लेन्स का इंसिडेंट हुआ था। तो अब ऐसा कुछ
नहीं होगा, बड़ी चीज इस तरह नहीं होगी। तो इसी साल और या तो नेक्स्ट जनवरी फरवरी तक, क्योंकि अभी चल रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फरवरी तक भूकंप आएगा, बहुत बड़ा भूकंप आएगा। इंडिया को भी प्रभाव होगा उसका? नहीं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जगह तो आएगा ही आएगा। बाकी जगह तो जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाले हैं, जो लास्ट में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, वो उन रीजन्स को प्रभावित करेगा, लेकिन वो ज्यादातर पे आबादी नहीं है जिन जिन जगहों पे वो करेगा, जिन रीजन्स पे। ठीक है सर। सर एक बात बताएं, जो चाइना है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, 10 गुना ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया से। क्या इंडिया कभी चाइना को पीछे कर पाएगा? देखिए, देशभक्त के तौर पर कहें तो हम कर चुके हैं है ना, कर लेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अभी बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं होता। बस इतना है कि चाइना अमेरिका को ना पीछे कर दे, उसका जो कंपैरिजन है वो अमेरिका से, हमसे नहीं। तो ये कुंडली कैसे बनाते हो आप चाइना की और इंडिया की? क्या कुंडली बनाने का? ये जब आजाद हुए, जैसे आप यूएस की कुंडली 1700 समथिंग की है, सिंह लग्न की। यूएस की कुंडली की बड़ी खास बात है, ट्रम्प की भी कुंडली सिंह लग्न की और उनका भी। और सिंह एक ऐसी चीज है, सिंह राशि में, राशियों पे अलग अलग बहुत ज्यादा नहीं करता, पूरी कुंडली देखता हूँ। सिंह एक ऐसी राशि है जो उससे प्रभावी कुछ नहीं, उतना प्रभावी जितना प्रभावी पंचदेवों में से एक सूर्य है। और उन्हीं राम जी क्यों एक साथ, मतलब रामायण के हिसाब से 1.5 घंटे या पौने घंटे में 14,000 लोगों को मारे थे। ये वाल्मीकि रामायण मैंने पूरी पढ़ी है, बताया। तो 14,000 लोगों को वो सूर्य का कुछ असर था उनके अंदर, सूर्य के वंश से थे। और इसीलिए मैं जैसे रेमेडी बताता हूँ, पब्लिकली सबको बता भी दूँ, घर के सेंटर से ईस्ट में सूर्य लगाना और फिर राम दरबार लगाना, तो आपके कनेक्शन को लोग कहते हैं मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो इनको लगाइए, कोई कॉन्फिडेंस नहीं लगा, आप सीना तान के चलेंगे। घर के सब बंदों को हेल्प होगी सर? हर आदमी को हेल्प होगी और जबरदस्त हेल्प होगी। और अगर, मैं तो खाने पीने पे नहीं कहता, अगर नॉन वेज ना खाएं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कौन क्या खाए इस समय। मैं सिर्फ गौ माता का मतलब भक्त हूँ, तो गौ माता चूँकि भगवान राम ने इसलिए जन्म लिया था, उसमें एक गौ भी है, तो मैं गौ के बारे में, बाकी कौन क्या खाता पीता हमसे क्या मतलब है। ठीक है सर। सर 2 बातें हैं, एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप, इसने पूरी जिंदगी पूरे दुनिया का जीना मुश्किल कर रखा है ना। अब ये कहता है इंडिया डेड इकोनॉमी है, ये बोलता है कि इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब तक रहेगा, कैसा करेगा, क्या इंडिया के लिए खतरा है? 6 महीने में उसने सारी चीजें पलट के रख दी हैं। वो बोलते हैं इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। तो आप बताएं सर, क्या इंडिया डेड इकोनॉमी है? और दूसरा, वो तो चलो हम समझ पाते हैं इंडिया इज नॉट अ डेड इकोनॉमी, बट ट्रंप के विषय में कुछ ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता और जो हो जाएंगी, उसके साथ कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया डेड इकोनॉमी मतलब नहीं है, सवाल ही नहीं होता। हम अभी भी चमक रहे हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, इसीलिए लोग ऐसा बोल ले रहे हैं, है ना। दूसरी चीज, जहाँ तक ट्रंप की बात है, ट्रंप की कुंडली वैसी ही है, जो मतलब क्या वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता, वो आदमी इंडिया को अभी कम से कम अभी 3 महीने तो बहुत परेशान करने वाला है। हमारे देश में नेताओं को चाहिए सभी लोग मिलजुल कर इनका मुकाबला करें, डोनाल्ड ट्रंप का, और वो अमेरिका को 70% बर्बाद कर देगा। क्योंकि आपको आंकड़ा मालूम होगा, वहाँ पे 40% भुखमरी है। वहीं के मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने काफ़ी बुक्स वगैरह लिखी, तो उन्होंने ये बात बताई एक पॉडकास्ट पे ही कि वो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त भुखमरी है, बहुत गरीबी है, भीख मांग रहे हैं लोग, ऐसी भी है। मतलब ये कोई नहीं जानता, जो कि ये बातें आ ही नहीं सकती, है ना, बाहर। बट सर, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी है, अमीर तो है, अमीर लोग हैं, पर 40% गरीब हैं। वहाँ का सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए, मतलब जहाँ पे 2 क्रोसिन लेके काम चल जाएगा, वहाँ पे इंश्योरेंस कराइए, लोग भाग जाएंगे। और 2030 तक कैंसर एक इतना बड़ा मतलब हैवॉक क्या बोलेंगे उसको, इतना बड़ा समस्या बन जाएगी, इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी कि आधा अमेरिका तो उसी से डूब जाएगा। ठीक है सर, आपने के एन राव साहब तक की बात बोली अभी,
तो के.एन. राव साहब, क्या के.एन. राव साहब का कंट्रीब्यूशन रहा? काफी हमारे यूजर्स, हमारे सारे लोग जानते नहीं है कि के.एन. राव साहब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया इस फील्ड में। तो कुछ के.एन. राव साहब के बारे में आप ऐसा बताना चाहें जो लोगों को नहीं पता, या 2 मिनट का ब्रीफ कुछ? बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने बहुत कुछ किया, और सबसे पहली बात, वो पैसे वगैरह तो चार्ज करते नहीं, आप ही जानते होंगे, लेकिन वो आम आदमी तक भी पहुंच, और आम आदमी की उन तक पहुंच नहीं थी, और बड़े आदमी की भी पहुंच नहीं थी। वो अपने मन के, लेकिन वो रिसर्च करते थे, कराते थे। जो रिसर्च उन्होंने करी है वहीं पे सब खत्म है, कोई रिसर्च नहीं हो रही है। कुछ नए लोग कोशिश करते हैं तो बाद में उनको मैं देखा, कुछ लोगों से मिला तो पता नहीं कौन सा श्राप है कि वो छोड़ देते हैं। वो जैसे मैं 2 लोगों को जानता हूँ, वो देश ही छोड़ दिए, अपना आप रखा। तो के.एन. राव सर का सबसे बड़ा जो योगदान है, वो तो उन्होंने अपनी किताबों में दे दिया, भारतीय विद्या भवन दिया लोगों तो के.एन. राव साहब की कौन सी किताब है जो सबको पढ़नी चाहिए एज अ बिगिनर? के.एन. राव सर की एज ए बिगिनर तो मान लीजिए ये जो सरल ज्योतिष का अध्ययन हो गया, सरल हिंदू ज्योतिष का अध्ययन हो गया, और एक एस्ट्रोलॉजी विदाउट टीयर्स है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी विदाउट टीयर्स, हाँ। और सबसे अच्छी बुक जो उनकी है, विंशोत्तरी दशा एंड अप्स एंड डाउन्स इन करियर, दोनों हिंदी में भी है। उन दोनों को कहानी की शक्ल में इतना बढ़िया लिखा है सर ने, मतलब मैं क्या बोलूं। और मैं ये भी बता रहा हूँ, जो उन्होंने उनकी एडिटरशिप में नहीं, एज ए राइटर उन्होंने जो लिखा है, उसको सभी ज्योतिषियों को पढ़ना चाहिए। वो जब तक नहीं पढ़ेंगे अधूरा है। दूसरा, कुछ उन्होंने बुक्स बोली, एनिग्माज इन एस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री मिस्ट्री थ्रू एस्ट्रोलॉजी, एंड इसके बाद फाइनल टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और नेहरू डायनेस्टी, भूकंप के बारे में सबसे अच्छी बुक वो है, नेहरू डायनेस्टी। ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज सॉरी मैं भूल गया, उनका सबसे बड़ा योगदान ज्योतिष को बैन होने से बचाना। उन्होंने एक कोर्ट केस लड़ा था, बड़ा फेमस। लड़ा नहीं था, कोर्ट केस हो गया, शायद जहां तक मुझे याद है हार गई को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में था। उन्होंने सबको फोन किया, उनको फीवर था 104 डिग्री। उन्होंने कहा कि जाके लड़ो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तब वो जाके लड़े खुद इन पर्सन और जीता। उन्होंने ज्योतिष को विज्ञान का दर्जा दिलवाया। उसके बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का मैं यहीं से प्रणाम करता हूं कि वो एचआरडी मिनिस्टर रहते हुए, मतलब आज के हिसाब से शिक्षा मंत्री रहते हुए, उन्होंने ज्योतिष को सिलेबस में लाया। लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे सब जगहों पे ज्योतिष शुरू हुई, आज भी पढ़ाई जा रही। तो सर, ये केस किसने डाला था कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है? फिर के.एन. राव साहब ने थोड़ा सा इस केस के बारे में बताया। नहीं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जानते। देखिए क्या है कि भक्त तो भगवान के बारे में जानना चाहता, ज्यादा इंसिडेंट के बारे में नहीं, पर ये हर जगह उल्लेख है। ये मतलब वो मैं आपको केस नंबर भी भेजूंगा जब इसका हुआ था। तो उन्होंने बड़ी आर्गुमेंट्स क्या किए थे ये भी मुझे याद है। मतलब जजेस को कैसे मानेंगे? वो कुछ कहा गया होगा तभी तो मानेंगे ना। तो ये सबसे बड़ा इवेंट माना जाएगा, मतलब मॉडर्न इंडिया के स्पिरिचुअल साइंस का सबसे बड़ा इवेंट, कि किसी एक आदमी ने एक विद्या को कुछ लोगों द्वारा विरोध किए जाने पे, या कहें वामपंथियों द्वारा विरोध किए जाने पे, उसको बचा लिया उन्होंने। और डॉक्टर जोशी साहब ने उनके साथ बैठ के सिलेबस का वो किया, मतलब एक केंद्रीय मंत्री इस तरह से उन्होंने इज्जत दी ज्योतिष को। अब तो मुझे नहीं मालूम कौन शिक्षा मंत्री, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, इसके पहले कौन थे वो भी नहीं मालूम होगा। तो ज्योतिष के लिए कितना पैसा दिए कोई ये भी नहीं मालूम। अटल जी का शपथ ग्रहण समारोह होता है एक बार 3 बार होने, तो एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीनों के लिए, एक बार पूरा। तो एक बार शपथ ग्रहण रोक दिया गया था, कारण कि राव सर बाहर थे। तो अटल बिहारी जी राव साहब को कंसल्ट करते थे? नहीं, हाँ उनका संबंध था। वो देखिए उनसे सभी कंसल्ट करते थे उस समय के राजा दिनेश सिंह, और वो बाद में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हो गए, और ऐसे करके अमिताभ बच्चन की माँ, तो उनकी जानते हैं वो पूरी स्टोरी थी। फिर कुली में जो उनको जो चोट लगी उसकी प्रेडिक्शन उन्होंने उनके फादर के सप्तांश कुंडली से कर दी थी। तो ये जो चोट लगी इनको कूली मूवी में पहले बता दी थी राव साहब ने? हाँ, उनकी मदर को उन्होंने बताया कि आपका कोई बेटा एक्टिंग नाटक वाटक करता है। उन्होंने कहा ये, अरे वो बड़ा स्टार है। उन्होंने कहा मैं इंडियन फिल्में कम देखता हूँ, तो होगा। तो बाद में अमिताभ बच्चन
जी ने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से इनको फ़ोन किया कि, तो इनके साथ डॉक्टर करोली रहते, तो उन्होंने कहा कि मराव देखो शायद इनका फ़ोन है, अमिताभ बच्चन है, आवाज़ से लग रहा है। तो उन्होंने बात की कि गुरुजी मैं सही हो जाऊंगा। तो वो कह रहे हैं कि हाँ सही, कहीं नहीं, पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप सपने में आते हैं मेरे, मुझे पूरी आशा है कि, लेकिन लोग एक्नॉलेज नहीं करते, लोगों को ये सब बातें बतानी चाहिए। मैं तो अपने गुरु को जितना वो हो सके मैं बताता हूँ। आप किसी से, कोई आपको अननोन आदमी, कम जाना हुआ जो चीज आपको कोई भविष्यवाणी दे दे, उसको भी आपको पब्लिकली बताना चाहिए, लेकिन लोग हैं कि एक्नॉलेज नहीं करते। क्या सर आप अपने बच्चों को एस्ट्रोलॉजर बनाना चाहोगे? नहीं, इसलिए नहीं बनाना चाहेंगे कि मैंने तो पहली बात, मैं घर की कुंडलियां, जब से ये उम्र का चक्कर हो गया तो मैं देखने से डरता हूँ। उम्र का चक्कर क्या हो गया? जब से ये उम्र मैं बताने लगा तो मैं हो गया कि कहीं उम्र ना देख लूँ किसी की, लॉन्जिविटी, डेथ एज ना देख लूँ। दूसरा, बच्चे वाली जहाँ तक बात है कि मेरा मानना है कि ईश्वर ने उसके लिए जो लिखा है वही वो बनेगा, मेरे बनाने से एस्ट्रोलॉजर कैसे बन पाएगा? बट आप उसको ज्ञान तो दे सकते हैं ना सर। नहीं, वो ज्ञान लेता है, मैनिफेस्टेशन लेता है हमसे, वो मैनिफेस्टेशन यूज करता है। कई जगह पर मैंने वो देखा, वॉलपेपर ऐसे, हमने कहा ये वॉलपेपर तुमने क्यों लगाया? कहा कि अभी आप नहीं समझेंगे, ये मैनिफेस्टेशन मेरा वाला है। तो इस तरह है, तो तब तक वो ये ज्योतिष मैनिफेस्टेशन के लेवल पे पहुंच जाएगी। बट हम सब जानना चाहते हैं लोग, सुशील कुमार जी कौन है अंदर से? क्या है सुशील कुमार जी अंदर से? कौन है सुशील कुमार जी? किसकी भक्ति करते हैं? कौन आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं? सुशील कुमार जी कौन है? और इतनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं आप, तो आपके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं, सुशील कुमार के पूरे शरीर में, मतलब बाईं तरफ हृदय में, या जैसे राम जी के हृदय में रहते थे, तो मेरे हृदय में हनुमान जी रहते थे। मैं उनकी भक्ति करता हूँ, और जब भी मैं, और उसका एक कारण भी है कि उनके एक मंत्र की सिद्धि भी है। दूसरी, जो मेरा घर रहा है, वो कोई ऐसे जो लोग पूजा पाठ डेली करते नहीं, मैं झूठ पब्लिक के सामने नहीं बोलूँगा कि रोज पूजा पाठ करते हैं, ये वो ऐसा नहीं था। दादी कभी कभार करती थी, मम्मी चूँकि नाना प्रोफेसर थे तो उनके यहाँ पूरा ऐसा माहौल था नास्तिक टाइप का, लेकिन वो भी हनुमान जी को मानते थे। दादाजी हनुमान जी को मानते थे। तो जब नवरात्रि में हमारे यहाँ ब्राह्मण आके 9 दिन पूजा करते हैं, क्योंकि हम क्षत्रियों के घर में तो देवी पूजा होती है, तो पापा मेरे और कुछ नहीं कहते थे अरे तो दरवाजे पे हनुमान जी की वो मूर्ति होती थी, वो पहाड़ उठाए, ये सबको जानना चाहिए, लगाना चाहिए। तो दरवाजे पे होते थे, कहते अरे पंडित जी थोड़ा हमारे हनुमान जी को, हमारे बोलते थे वो। तो हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो पापा बोलते हैं, कुछ बच्चियाँ ऐसी जो पापा बोलते हैं, तो मेरे लिए वही हैं, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे मतलब सब कुछ है। और जब भी मैं उनसे अलग हटके किसी के बारे में सोचा, जैसे बहुत सारे कुछ ऐसी 2-1 महिला ज्योतिषियों ने मेरे ऊपर तांत्रिक गतिविधियां कराई। आपके ऊपर तांत्रिक गतिविधियां? हाँ कराई, मुझे सब पता मतलब लग जाता है। तो मैं किसी को क्यों बोलूं, किसी का नाम क्यों लूं बिना मतलब उसको वो करूं। तो मैंने जब और अपनाना शुरू किया, लेकिन जब वो सिद्ध मंत्र जो 93 से मैं करता हूँ हनुमान जी का किया, सब गायब हो गया सब। कौन सा मंत्र है बताना चाहेंगे? नहीं, पब्लिकली नहीं, मैं आप उसको रख सकते हैं, सबके बस की बात नहीं, थाम नहीं सकता कोई उसको, थाम नहीं सकता। और उसके लिए बहुत मतलब ये समझिए, पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी थे, जो सूर्य नारायण नाव शायद, भारत की जो कुंडली बनी थी 15 अगस्त 1947 12 बजे रात की, तो हरदेव त्रिवेदी भी थे, हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी। उनकी एक बुक भी आती है, मैं सबको बता दूं, व्यापार लाभ करके एक मोटी सी बुक है, और उसमें उन्होंने कुछ बड़े छोटे छोटे उपाय दिए हैं। तो उसमें एक उन्होंने लिखा, साफ साफ लिखा है कि मंत्र जपते जपते सिद्ध हो जाते हैं। और मैं तो ये पहले से कर रहा था, मुझे लगा मैं बैठ के एक जगह मंत्र नहीं कर पाऊँ, आपके यहाँ आ रहा था, रास्ते में 45 मिनट में वही मंत्र जप रहा था। और तंत्र से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हमारे सारे ऑडियंस? ये तो बहुत कठिन सवाल है। आपने कहा मारन क्रिया करी, तो लोग बोलते हैं कि सर हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, हम बड़ा नेगेटिव फील करते हैं उस घर में, उस जगह पे, क्या करा जाए उससे बचने के लिए? देखिए, नेगेटिव फील करना अलग हो गया, करने कराने की बात। पहले गांव में कोई करता था तो लोग कहते थे इनके घर का पानी ना पीजिए,
और जो 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 जिसके ऊपर हुआ हो उसके बारे में भी लोग कहते थे कि ये क्या बकवास की बात। आज मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, मतलब मुझे यूएस के सबसे ज़्यादा क्लाइंट बाहर में यूएस के आते हैं। यूएस का कोई भी 100% मतलब 90% ऐसा क्लाइंट नहीं है जो अपने ऊपर तंत्र ना अनुभव किया हो। तंत्र 2 तरह के होता है, मैं भी बता दूं आपको, एक स्टोरी भी बता दूं जल्दी जल्दी में। तंत्र 2 तरह के होते हैं, एक कराया जाता है तो उस पर होगा कुछ भी बना दे, बर्बाद कर दे। दूसरा, कोई किसी को देख के उस पर कुढ़ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, तो जो जिस आदमी को ईर्ष्या होती है उसकी कुछ ऐसी नाड़ियां या चक्रास डेवलप हो जाते हैं कि वो एस्ट्रल बॉडीज भेजती हैं उसके ऊपर, जिसके ऊपर मतलब कंसर्न पर्सन के ऊपर, और वो फिर परेशान हो जाता है। तो तंत्र एक ऐसी चीज है, इसके लिए किसी एक देवता को मैं नहीं कहूँगा, सब नहीं हैंडल कर सकते। और हनुमान जी की या तो साधना करें या देवियों की, और देवियों में काली, तारा, इन सब की, बाकी कोई तंत्र को रोक नहीं पाएगा। और बगलामुखी बंगलामुखी तो 10वां विद्या का एक पार्ट है ना। वो देखिए, बंगलामुखी में भी एक स्टोरी याद आ गई। जो ड्रॉफ, सब लोग टाइप करेंगे, जो ड्रॉफ, जॉन ड्रॉफ या जो ड्रॉफ थे, वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस थे। तो उन्होंने फैसला दे रहे थे किसी के अगेंस्ट, तो वो जब फैसला लिख रहे हैं तो उनकी कलम ही नहीं चल रही, और बार बार, तो फिर वो मतलब थोड़ा सा उन्होंने सोचा कोई नर्व्स का इशू होगा, नर्वस प्रॉब्लम होगी। फिर उन्होंने किया, फिर नहीं, उन्होंने कहा कि किसी से तो कोई आया उनका जो इंडियन था, वो बताया कि नीचे बंगलामुखी चल रही है। उन्होंने कहा ये क्या होता, वो खुद गए वहाँ पे खड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि आप कर लीजिए, अगर आप लिख पाइए तो हम लिख लीजिए। वो नहीं लिख पाए फैसला। उसके बाद उन्होंने वहीं पे रिजाइन दिया। खूब मेहनत की 10वां विद्याओं पर, जबरदस्त तो बंगलामुखी हुआ, और आपका सौंदर्य लहरी भी उन्होंने लिखी है त्रिपुर सुंदरी के ऊपर। तो तंत्र पर उड्रॉफ जी को पढ़ना चाहिए, उड्रॉफ। और वो फिर उसके बाद धोती और बनियान में आ गए, वो सन्यासी हो गए। तो 10 महाविद्याओं में से सबसे पावरफुल महाविद्या कौन सी है सर? पोस्ट काली है, काली माँ। हाँ ठीक है। और कुछ मामलों में उनसे बहुत डेंजरस तारा माँ है। तारा माँ। और धूमावती। धूमावती ऑफ कोर्स, धूमावती का जैसे ना, आप घर वर बांधने में ज़्यादा यूज होता है, वो भी हैं, सभी प्रभावी हैं। लेकिन तो देखिए, आपको एक तो काली जी को साधना होगा। मैं सबसे कहूँगा काली जी को साधिए, क्योंकि तंत्र तो होते रहेंगे। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री तंत्र से बांध दी गई है। इन्होंने इन पे कराया, इन्होंने इन पे कराया। अब मैं एक चीज़ सब उसको रिवील नहीं करूँगा। इरफान खान को एक बाबा जी ने तंत्र से मरवाया था। इरफान खान जी को? हाँ। और क्या बात कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। और इरफान खान ही नहीं, उस फिल्म के यूनिट के सभी लोग मारे गए। आप गूगल करिएगा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी, बाकी लोग। डायरेक्टर थे कामत जी, प्रोड्यूसर थे रवि, इरफान खान एक्टर थे। इरफान खान सच ए ग्रेट सोल, मतलब एक अच्छे एक्टर थे, नसीर साहब की श्रेणी के थे। तो पिछले जन्म में बाबा जी को इन लोगों ने मारा था। जिस बाबा ने किया, उनके पिछले किसी जन्म में इन लोगों ने अपने पिछले जन्म में मारा था। बाबा उस विशेष जगह का रास्ता इंतजार कर रहे थे। बाबा नहीं थे जब ये लोग मरे, उनकी सोल ने ये सब कराया। मतलब वो पहुंचे हुए मैं नाम लूंगा तो बड़ा बवाल हो जाएगा। तो वो नहीं थे बाबा 10-20 साल पहले शरीर छोड़ चुके थे। बाबा की आत्मा को ये लोग उस जगह पा गए जिन शहर में लोग थे। उसके बाद 1 महीने के भीतर सब मारे गए। मैं सबके सामने कह रहा हूँ, सब लोग गूगल करें इस चीज़ को। तो जब एक बाबा की सोल इतना ताकतवर हो सकती है कि वो तंत्र कर सकती, हालांकि बाद में पता चला कि उनकी आदत थी, जैसे कि कोई जाके उनका चरण वंदन कर ले, बहुत परेशान है, सामने वाला तंत्र कर खत्म कर देता है। तो ये ठीक नहीं। तो आपको कैसे पता चला सर ये सारी बातें? मुझे इंडस्ट्री से पता चली। अच्छा। और जो हीलिंग कर रही थी उन्होंने बताया मुझे ये बात। लेकिन इरफान खान हीलिंग कराने तब पहुंचे से तब 2 दिन बचे थे उनके पास। मतलब ये बहुत, इससे जैसे आप
फेमस हो रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी आदमी अगर अच्छी तरीके से अपना ईमानदार तरीकों से करता है, जैसे अंकित बत्रा जी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, ये आदमी, मैं आपको वॉच करता रहता हूँ, आदमी मिला हूँ, तो मुझे वो ये रहता है कि ठीक है, ये कर रहे हैं, बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को होगा ये तो बहुत आगे जा रहा है, उनको दुख होगा, तो कुछ नहीं, तो कामाख्या चले गए, तंत्र कराने लगे, अब आप क्या करेंगे? तो आदमी प्रोटेक्शन तो लिए ही रहता है, सबके पास प्रोटेक्शन, मैं भी कुछ रखता हूँ, मेरे हर आदमी अपना प्रोटेक्शन कुछ न कुछ करता है। और फिर एक देवता पर पूरा भरोसा होगा, मुझे कुछ भी हो, जैसे आपने हनुमान जी की मूर्ति रखी है, तो आपको ये लगता होगा हम कुछ भी हो ये बचा लेंगे, बस हनुमान जी तो हमारे साथ हमेशा हैं। हाँ, तो वही बचाते हैं। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि अपने घर में वो पर्वत वाला एक हनुमान जी जरूर रखें, और एक हनुमान जी का जो क्षेत्र होता है, मतलब साउथ ईस्ट से साउथ के बीच में, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगाएं। और सर आपके भी लोग पीछे पड़ते हैं, मेरे भी पड़ते हैं, और बड़ा गलत तरीके से मैसेज पोर्ट्रे करते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो बिना बात के पीछे पड़ जाते हैं? नहीं, जो ये सब मतलब जितना इग्नोर करे ऐसे लोगों से के बारे में बोलना सोचना ही बेकार है, टाइम वेस्ट होगा। टाइम तो आपके लिए कीमती है, जैसे मुझे अभी फ्लाइट लेनी है, आपको अपना तुरंत काम शुरू करना है, फिर आप थक हार के घर जाएंगे, बाकी लोगों को यही काम में खाली हैं, लोग तो क्या करेंगे? तो सर ये अगले 6 महीने के कैसे, एक तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, और अगले 3 महीने का आप कुछ बता रहे थे सर, तो प्लीज बताएं। मैं अगले 3 महीने का मतलब आप समझिए 2 सितंबर से मंगल की दशा में भारत आएगा। ठीक है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये सब शांति का पीरियड था। ये शांति का पीरियड था सर? शांति का पीरियड था, सॉरी टू से। सर आप तो डरा रहे हैं सर। हाँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि प्लीज सब आराम से रहिए, सब कोई। अब मंगल की दशा आ रही, तो हनुमान जी से किससे जुड़ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। लेकिन हनुमान जी से जुड़ के, अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, सब बेकार की बातें। हनुमान जी से जुड़ के किसी से ईर्ष्या मत करिए, द्वेष मत करिए, क्योंकि आपने फिल्म जब रामायण आता था, तो हनुमान जी को मारते हुए देखा आपने? वो ऐसे करके ऐसे मारते थे, कोई भी राक्षस होता था उनकी शैली थी मारने में। मतलब इसको नहीं, मैं अयोध्या में एक संत ने, बहुत बुजुर्ग संत ने मुझे बताया कि वो ऊपर मुकुट था, कोई चुरा रहा था, बस उन्होंने ऐसे, वो ऐसे हो गया, मारा पड़ा। तो अपने को बचा के रखिए, सितंबर तक तो मतलब बहुत कुछ बदल जाएगा। आप प्लीज किसी गलत जगह इन्वॉल्वमेंट होइए, कोई आपको प्रोवोक करे, किसी तरह से झगड़ा मत करिए, चुपचाप चले जाइए। आप अपना परिवार देखिए, अपने वो देखिए। दूसरे रिलेशनशिप से बचिए, इन चीज़ों से, कोर्ट कचहरी से बचिए, रिलेशनशिप से बचिए। राजनीति पूरी 180 डिग्री घूम जाएगी, और सितंबर के बाद इतना मैं कहूँगा कि अपने पास मतलब जो अपना पैसा है, वो काफ़ी कुछ बैंक में या कैश में जरूर रखिए। ठीक है, अपने पास पैसा निकाल के रखिए, अपने पास पैसे रखिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कल को चोर डाकू आए, मगर आपने पता चला घर में 50,000 रुपये रखे और सब निवेश कर डाले, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छा एक बात और, प्रेमानंद जी महाराज ने बात बोली कि उनको किडनी का इश्यू रहता है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि उनके पास लंबा टाइम है, नहीं है प्रेमानंद जी महाराज के पास? नहीं, वो प्रेमानंद महाराज जी संत हैं, किडनी का इश्यू उनके पास लंबा टाइम है, शरीर वाइज पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने न कुंडली है न कुछ उनके पास। अच्छा, कुछ आप नहीं बता सकते उसके बाद? ठीक है। मैं संतों के बारे में एक चीज कहूंगा, अनिरुद्धाचार्य, चूंकि रील इतनी फैलाई जाती है उनकी, तो अनिरुद्धाचार्य की जो बातें विवाद अलग है। एक चीज में मुझे वो आदमी अच्छे लगे, वो कोई पढ़े लिखे संत वंत तो है नहीं, और ना कोई कथावाचक है, और नहीं कथावाचक तो हैं, बट बीच बीच में मजाक कर देते हैं। नहीं, मजाक करें अच्छी बात है, ये भी बढ़िया, मगर कोई ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत बड़े करपात्री जी महाराज हैं। एक काम उनका अच्छा लगता है, मैं उन्हें कथावाचक को मैं किसी को नहीं मानता, सब ऐसे ही है। एक चीज अच्छी लगती है कि वो आदमी लोगों को अपने आश्रम में रखते हैं, लोगों को मुफ्त में भोजन देते हैं, 2 रोटी देते हैं, जो इस देश में बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो भी एक बाहर से आता है, जिसके पास कोई भी जगह नहीं बची है, तो उनको वो आश्रय देते हैं। इसलिए मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। बाकी यहाँ कोई वाल्मीकि और तुलसीदास थोड़ा है, सब
ऐसे तो मोदी जी ने भी 80 करोड़ लोगों को जो है खाना खिलाया अभी तक, उनका डेटा है। नहीं बढ़िया खिला। सोशलिस्ट लीडर बन के उभरे हैं मोदी जी। अच्छा एक बात बताएं, प्रेमानंद जी के बारे में कुछ अच्छी बात कुछ बोलना चाहें, कुछ भी बोलना चाहें? नहीं देखिए मेरा और उनका भक्ति पाठ अलग है, और मैं बट आपका और उनका भक्ति बात अलग कैसे? आप भक्त मार्ग में हैं, वो भी भक्त मार्ग में है। नहीं, कोई मार्ग बार्ग नहीं होता। मेरे लिए सभी देवी देवता बराबर हैं। मैं किसी तो निर्गुण उपासक हैं आप? नहीं, मैं सगुण उपासक हूँ। मैं राम और कृष्ण और शंकर तो फिर वही तो प्रेमानंद जी भी तो वही है। नहीं, वो तो मतलब सिर्फ राधा जी कहते हैं ना। अच्छा, तो सिर्फ राधा से कैसे काम बनेगा? अच्छा, सिर्फ आप बोलते हो कि सिर्फ राधा जी से काम नहीं बन सकता, जैसे राधे राधे बोलते हैं तो आप बोलते हो सिर्फ उनसे काम नहीं बन सकता। बट ये हाँ, अगर कृष्ण सिर्फ कृष्ण कहा जाए तो कृष्ण उतने पावरफुल हैं। कृष्ण पावरफुल है। हाँ, लेकिन सब देखिए देवी देवता और ईश्वर में अंतर है। देखिए फिर ये हो जाएगा, और ये बहुत सामान्य चीज है, लेकिन इस पर भी विवाद कर लेंगे। ईश्वर वो है जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जान पाया। ईश्वर है 100% है, पर वो क्या है कोई नहीं जानता। अस्तित्व की बात कर रहे हो? नहीं, अस्तित्व तो है ही है। कोई किसी वेद में कहीं भी, या बुद्ध ने अपदीपो भव आपने लगाया है, मतलब अपना ये अपदीपो भव उन्होंने कब बोला? अपदीपो भव उन्होंने बोला जब उनके पास लोग आए, जब जाने का वक्त उनका आ गया था गौतम बुद्ध के, तो उन्होंने बोला कि जिन्होंने पूछना है पूछ लो क्वेश्चन। वैसे बहुत बार बोला अपदीपो भव, तो सबके दिए जिनके जल चुके थे वो तो शांत बैठे रहे, जिनके दिए नहीं जले थे, जैसे आनंद का दिया नहीं जला था, तो बड़ा परेशान हो गया क्योंकि जाने का टाइम आ गया उनका। तो वहां पे भी उन्होंने बोला अपदीप भव, अपने दीप खुद बनो, अपना दिया खुद जलाओ, ये ना हो कि मैं मर जाऊं और तुम जो है वो ऐसे ही रह जाओ। उन्होंने 2 चीजें बोली थी। एक तो बोला था कि शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि जिस दिन धम्म में एक भी स्त्री प्रवेश कर गई तो 1000 साल में खत्म हो जाएगा। तो वो मैं विवादित मानता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि वो भी ईश्वर नहीं थे। तो उन्होंने जब पूछा गया ईश्वर कौन है, तो उन्होंने कहा अपदीपो भव। एक जगह सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि अपना दीप। वो कुछ बोलना नहीं चाहते, तो उनको मालूम नहीं था, एनलाइटन हो गए थे वो। मतलब देखिए ज्ञान प्राप्त होना, उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, महावीर जैन को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसे एनलाइटनमेंट जो भी कहते हैं, उनको सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। और मॉडर्न में एरा में मैं ओशो को मानता हूँ, उनको एनलाइटनमेंट। आप मानते हो ओशो को एनलाइटनमेंट? हाँ, ओशो एनलाइटनमेंट एक ऐसी सोल जो कि जिसके पास कुछ नहीं और 99 रॉल्स रॉयस हो, जिसमें कोई उनकी नहीं थी, कोई उनका मतलब उन्होंने जो कुछ भी किया खुलेआम किया। मोरारजी देसाई के बारे में इतना क्रिटिसिज्म किया ओशो ने कि वो पुणे वाला आश्रम छोड़ना पड़ा उनको, आपको पता होगा। हाँ, छोड़ना पड़ा वो सब। और वो ज्योतिष को भी मानते थे, वो किसी चीज की आलोचना नहीं की, सबको रिफाइंड तरीके से उन्होंने रखा। कुछ चीजों को उन्हें जानकारी, देखिए हर चीज तो पढ़ नहीं सकते, धर्म पर कहीं कहीं बहुत कहते हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। उन्होंने जितनी किताबें पढ़ी थी, आने वाले 1000 सालों में कोई नहीं पढ़ पाएगा, कोई 100 लोग इकट्ठे नहीं पढ़ पाएंगे, और लिखी एक भी नहीं हो, तो उनके बोलने पे बना के लिखा गया। बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास भी, इधर हैं कई सारी किताबें। तो अगर आपको रील है ना, तो उनकी रील देखिए, क्योंकि उनकी आवाज के साथ आती है। उस आवाज में जो मतलब उस आवाज का जो जादू है, जादू। जय कृष्णमूर्ति को मैं कहूँगा लोगों से, जय कृष्णमूर्ति को पढ़िए, और उसके बाद खलील जिब्रान को पढ़िए। अगर आपको कथा सुननी है तो करपात्री जी महाराज की सुनिए, मुझे नहीं मालूम इंटरनेट पे कितना अवेलेबल है। अच्छा, श्री रविशंकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है एनलाइटेंड है? नहीं, एनलाइटेंड नहीं, वो मतलब उनका जो योग है, जो सुदर्शन वाला चक्र, सुदर्शन क्रिया, वो तो सर योग हो गया ना, मेथड हो गया। क्या वो एनलाइटेंड है आपको लगता है? एनलाइटेंड मुझे नहीं मालूम। बचना चाहते हैं तो नहीं, एनलाइटेंड नहीं मालूम, सच मुझे नहीं मालूम। अच्छा, नहीं मालूम। और आप सदगुरु जी को लगता है आपको एनलाइटेंड है? पता नहीं। ठीक है सर, कोई नहीं। देखिए एनलाइटेंड होना, ईश्वर को मतलब देवताओं के दर्शन होने के बाद भी आप एनलाइटेंड नहीं हो सकते। हाँ, सही बात है। मैं इतना इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, उनको दर्शन, हमारे अयोध्या में तो लोग माँ सरयू से बात करते थे, ऐसे सुनते उनके मानवीय रूप से। इसके लिए अगर लोगों को जानना हो कि किसी नदी का कैसे मानवीय रूप हो सकता है, तो इंद्र विजय पढ़ें, एक बुक है इंद्र विजय, और वो मधुसूदन ओझा की है। मधुसूदन ओझा की कई किताबें हैं, इनसे बहुत लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आदत खराब है। तो इनको पढ़िए आप, ओशो को सुनिए और खलील जिब्रान को पढ़िए, और अगर समझ सके तो सांख्य दर्शन पढ़िए, लेकिन समझ उसकी कोई
अभी तक कुछ समझ नहीं, यूपीएससी से हटा देना पड़ा सांख्य दर्शन को और अज्ञेय को। अच्छा, खलील जिब्रान की या ओशो की आप 5 ऐसी फिलॉसफी बताना चाहें, उसके बाद हम एंड करेंगे। 5 ऐसी फिलॉसफी में भी रहे हैं आप, जो आपको लगता है बेस्ट फिलॉसफीज हैं आज तक की, कोई भी ऐसी फिलॉसफी जो 5 आप देना चाहें, खलील जिब्रान की या ओशो की, या कोई भी जो आपकी लाइफ के अंदर बड़ी सच है, बताएं। देखिए, उन्होंने ये दोनों लोग, खलील जिब्रान तो मान लीजिए ओशो कितना नहीं थे, एक तो सामान्य दार्शनिक थे। ओशो का विशेषकर ये था कि वो किसी भी तरह का पाखंड मत करिए, जो आप जानते हैं उसी पर भरोसा करिए, और अनकही अनसुनी बातों को इग्नोर करिए। ओशो ने ईश्वर को एक तरह से कहा कि मैं नहीं जानता ईश्वर कहाँ है। देवी देवताओं के बारे में वो कृष्ण को मानते हैं, जबरदस्त मानते हैं। भगवान राम की कहीं कहीं वो जो सीता जी वाला है उसके कारण वो करते हैं। और दूसरा, बाकी उनके शौर्य का वो करते हैं। दूसरा, ओशो का पूरा दर्शन जैनिज्म पे है। जैनिज्म पे है, क्योंकि असली में आते तो जैन से ही हैं। हाँ, जैन से क्या मतलब, उन्होंने एक बुक मैंने पढ़ा, उसमें सीधे सीधे बोला था कि तुम, हो सकता है इसको लोग बड़ा हुआ समझे, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए, मैं तो वही महावीर जैन हूँ। उन्होंने, ओशो ने खुद कहा था। जैनिज्म मैंने नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ूंगा समय मिलने पे। लेकिन मुझे लगता है जैनिज्म की इसलिए इज्जत करनी चाहिए कि उन्होंने पैसा कमाना सिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप घूमिए, आप मतलब पूरा का पूरा भारत का दर्शन उर्वर रहा है। हमारे सांख्य दर्शन से सारे विज्ञान निकले हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आप पैसे से दूर रहिए, पतंजलि ने नहीं कहा, कोई नहीं कहा। वो ये जो संत परंपरा है जिसमें पैसे से दूर, तो ठीक है, वो लोग ईश्वर के करीब आते हैं, लेकिन आप संत भी हैं, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास ज्ञान भी नहीं है, तो मैं तो ऐसे लोगों को नहीं मानता। तो ये है कि ओशो का, और सबसे बड़ी बात, जज करना, किसी को जजमेंटल होना नहीं चाहिए। ये सब ओशो बहुत पहले बता चुके थे। वो कहते थे तुम कौन होते हो किसी का चरित्र बताने वाले। आप इसको खोजेंगे, ओशो ने स्पष्ट कहा है कि आप किसी को कैसे बता सकते हैं, चरित्र की क्या परिभाषा है। बहुत सारी चीज़ें, जो आदमी अपने पिता को लाके नचा देता है और जो वो मस्ती में नाचते हैं, वो आनंद, ब्लिस, आनंद कैसे पाया जाए, ये ओशो का सबसे बड़ा भारत के कुछ लोगों पर उपकार होगा कि जो उनको समझे, वो आनंद में रहना समझ गए। दूसरा, ओशो ने एक बहुत बढ़िया चीज़ इंडियंस के लिए बोली थी, जिनको बुरा लगे। उन्होंने कहा था, हार्ड टू बिलीव आई एम हैप्पी। इंडिया वाले, मतलब हम लोग, हम में से ज़्यादा लोग, अब हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो। उन्होंने कहा था कि हम अपने, जब हम खुश होते हैं तो हमको जो है वो होता है, वो गिल्ट होता है, अरे हमें हंस क्यों दिए, इतना नहीं हंसना चाहिए, इतना खुश नहीं होना चाहिए। ये बात मुझे कभी नहीं बोलेगी, हार्ड टू बिलीव आई एम हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि इसको काट दीजिए पूरी तरह से, एंड बिलीव दैट यू आर हैप्पी, और खुश रह के आप अच्छा काम कर रहे हैं, ना कि मतलब बुरा काम। आप खुश रहेंगे तो ये आप, मतलब यही सब कुछ है, खुश रहना ही चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। चलो, बहुत अच्छा। सो थैंक यू सुशील जी, और भी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन जरूर करिए आके, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू। सो मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आज के पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन करी, मोदी जी, बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, बॉलीवुड के बारे में, संजय दत्त के बारे में, बहुत सारी वॉचेस भी डिस्कशन करी। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे दार्शनिकों के बारे में भी जाना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना, डिवोर्स के बढ़ते केसेस के बारे में जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में जाना। तो ये सब कुछ जानने के लिए अभी पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखिएगा, और एंड में आपको ये भी रेमेडीज बताई गई है, कैसे अपने आप को बुरी नज़र से बचाएं, कैसे सुशील जी अपने आप को बुरी नज़र से बचाते हैं, और कौन सी फोटोज घर पे यूज कर सकते हैं। एंड में आपको बहुत सारी रेमेडीज मिली हैं, बीच बीच में भी रेमेडीज दी गई हैं सुशील कुमार जी के द्वारा। एंड अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, ध्यान करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।